ओए देखिए भैया, लास्ट क्लास में मैंने एलसीआर पढ़ाया था और एलसीआर सर्किट और क्वेश्चन कराए थे, मतलब क्वेश्चन मार्क लगाया था। उससे पहले एलसीआर पढ़ा था। तो एलसीआर में जो भाई प्लीज बोलिए मत कोई भी। एलसीआर में अप्लाइड ईएमएफ क्या होगा था? एलसीआर में E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता था। ठीक है, ये अप्लाइड था, अप्लाइड ईएमएफ। इंडक्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल, अपोजिशन ऑफ इंडक्टर आपको याद ही होगी। इंडक्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल आता था वो क्या था? इंडक्टर का अपोजिशन इनटू में इंडक्टर के अक्रॉस में करंट। कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होता था वो क्या होता था? कैपेसिटर की अपोजिशन इनटू में उसका करंट। रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो पोटेंशियल आता था वो क्या था? रेजिस्टेंस का अपोजिशन इनटू में करंट। टोटल पोटेंशियल जो हुआ करता था, अगर आपको याद होगा, तो था आपका VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। याद नहीं याद है? ठीक है। उसके बाद टोटल अपोजिशन को हम इंपीडेंस कहते थे। क्या कहते थे? इंपीडेंस। एलसीआर की इंपीडेंस। इंपीडेंस कहते जेड से लिखते थे और इसकी वैल्यू होती थी XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और मैंने बताया था फेज डिफरेंस इन बिटवीन टोटल पोटेंशियल एंड करंट। ये क्या है? टोटल पोटेंशियल और करंट, या टोटल इंपीडेंस एंड करंट सेम ही होता था इनका फेज। वो कैसे आता था? tan फाई से। tan फाई क्या होता था? VL माइनस VC अपॉन में VR, या tan फाई होता था आपका XL माइनस XC अपॉन में R। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था एलसीआर सर्किट, अगर आपने जाके पढ़ा होगा तो इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, अभी आज मैं जो कराने जा रहा हूं वो है रेजोनेंस ऑफ एलसीआर। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेजोनेंस ऑफ एलसीआर। रेजोनेंस की बात अगर मैं करूं तो रेजोनेंस का मतलब होता है कि कोई चीज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाए, कोई चीज मैक्सिमम हो जाए। ठीक है भैया, जैसे मैं करंट का रेजोनेंस बोलूंगा तो इसका मतलब सर्किट में करंट क्या हो गया? मैक्सिमम। वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इसका मतलब, वेव का रेजोनेंस बोलूंगा तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड क्या हो चुका है? मैक्सिमम। किसी भी चीज का रेजोनेंस क्या होता है? मैक्सिमम की वैल्यू को इंडिकेट करता है। मैं यहां पर एलसीआर में करंट रेजोनेंस बोलूंगा। क्या बोलूंगा? तो एलसीआर में करंट रेजोनेंस बोलूंगा तो करंट कहां गया है? मैक्सिमम। अच्छा, करंट मैक्सिमम कब होता है सर्किट में? जब अपोजिशन क्या होती है? मिनिमम होती है। क्या होती है? करंट आपका सर्किट में जब ही मैक्सिमम होगा जब अपोजिशन यानी इंपीडेंस एलसीआर सर्किट का क्या होगा? मिनिमम होगा। आप ध्यान दीजिए भैया, मैं पढ़ने आ रहा हूं रेजोनेंस। रेजोनेंस एलसीआर सर्किट किसका रेजोनेंस है? करंट रेजोनेंस है। क्या है? करंट रेजोनेंस है। एलसीआर में करंट। ये आपका क्या है भैया? इंडक्टर। ये क्या है आपका? कैपेसिटर। और ये क्या है आपका? रजिस्टर। और ये है आपका अप्लाइड ईएमएफ। ठीक है, और ये सर्किट में जा रहा है करंट। अब इस करंट को मुझे मैक्सिमम, अच्छा एक बात ध्यान मानो, जो इंडक्टर की अपोजिशन होती है वो होती है एक्सएल, उसको लिखते हैं एल ओमेगा से। क्या लिखते हैं? एल ओमेगा से। जो कैपेसिटर की अपोजिशन होती है उसको लिखते हैं एक्सी, वो होता है 1 में सी ओमेगा। याद है नहीं याद है भैया किसी को? और जो रेजिस्टेंस की अपोजिशन होती है खुद का होता है आर ही होता है। ये सबकी अपोजिशन लिख दिया। यहां पर जो इंडक्टर और कैपेसिटर की अपोजिशन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं भैया विक्रांत? एक्सएल और एक्सी की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज कर सकते हैं? ओमेगा को चेंज कर दो। ओमेगा कैसे चेंज होता है? करंट की फ्रीक्वेंसी चेंज, क्योंकि ओमेगा होता है क्या? 2πf होता है। क्या होता है? अगर आप करंट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सी घटेगा। समझ गए भैया? इस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं।
तो मैं पढ़ रहा हूं सीरीज रेजोनेंट सर्किट। सीरीज रेजोनेंस किसका है? करंट का। किसमें? एलसीआर में। अब एक बात ध्यान रखना, मुझे करंट को कहां पहुंचाना है? एलसीआर रेजोनेंस का मतलब होता है, एलसीआर रेजोनेंस का मतलब होता है करंट कहां पहुंच जाए? मैक्सिमम पे। कहां पहुंच जाए? और सर्किट में करंट मैक्सिमम कब होता है? जब अपोजिशन क्या होती है? तो एलसीआर की अपोजिशन को हम क्या कहते हैं? जेड। देखिए एलसीआर में रेजोनेंस, जब रेजोनेंस में बोलूंगा एलसीआर में रेजोनेंस हो गया तो इसका मतलब करंट कहां पहुंच गया? मैक्सिमम पे। और अपोजिशन कहां होगी? मिनिमम। क्या होगी? अच्छा, अपोजिशन में अगर मैं देखूं तो अपोजिशन होता क्या है? मैंने पीछे बताया था आपको अपोजिशन क्या होती है एलसीआर की। एलसीआर की अपोजिशन होती है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते, उसका जो रेजिस्टेंस है वही रहेगा। ठीक है, तो आप किसको चेंज करें? तो भैया हम जानते हैं इसको चेंज कर सकते हैं। अभी देखो कैसे चेंज होगा। ठीक है, हम जानते हैं वीनो, ये इसी को बढ़ा रहे हैं वीनो। जेड क्या होता है? अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर, ये होता है। अच्छा, अगर मुझे जेड को मिनिमम करना है तो मुझे पता मैं इसके साथ तो छेड़छाड़ी कर नहीं सकता, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होगी एक तरह से। जेड मिनिमम क्यों कर रहा है? ताकि करंट क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। और जब करंट मैक्सिमम होगा तभी क्या होगा? एलसीआर रेजोनेंस में जाएगा। किसमें जाएगा? अब हमें पता है भैया हम जेड को मिनिमम मुझे करना है, इसको मिनिमम करना है, मुझे कम करना है। मैं आर को छेड़ नहीं सकता, तो किसको छेड़ू भैया? एक्सएल माइनस एक्सी वाले फैक्टर को। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा एट एफ इक्वल्स टू जीरो, एफ इक्वल्स टू जीरो पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जीरो होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जीरो होगी। फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो ओमेगा भी क्या होगा? जीरो होगा। और तो आपका एक्सी क्या होगा? एक्सी जीरो नहीं होगा। देखो ये अगर ये जीरो होगा तो एक्सी क्या होगा? बहुत ज्यादा, बहुत हाई लेवल पे होगा, इन्फिनिटी। क्या होगा? लेकिन एक्सेल क्या होगा? यहां पर होगा एक्सेल क्या होगा? जीरो होगा। देखिए अगर मैं जीरो फ्रीक्वेंसी की बात करूं, फ्रीक्वेंसी जीरो रहे तो आपका ओमेगा जीरो रहेगा, ओमेगा जीरो रहेगा तो एक्सेल एक्सी क्या रहेगा? इन्फिनिटी। और एक्सेल क्या रहेगा? टेंस टू जीरो। अब हम क्या करते हैं? नाउ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हमने क्या किया? इंक्रीज किया। तो फ्रीक्वेंसी को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो ओमेगा भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ओमेगा भी क्या करेगा? ओमेगा इंक्रीज करेगा। तो एक्सी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इनवर्सली है भैया। एक्सी इनवर्सली इक्वल टू क्या होता है भैया? ओमेगा। और एक्सएल जो होता है वो डायरेक्टली क्या होता है? ओमेगा से। तो जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया आपका ओमेगा बढ़ा, ओमेगा बढ़ा तो एक्सी क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन एक्सएल क्या हो गया? बढ़ गया। आपने ओमेगा को और बढ़ाया तो एक्सी क्या हुआ? और नीचे आ गया। ओमेगा क्या हो गया? एक्सएल क्या हुआ? और ऊपर चला गया। आपने और बढ़ाया तो ये और नीचे आ गया, और ये क्या हुआ? और ऊपर चला गया। तो हम देख रहे हैं इस कंडीशन में इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? ये एक्स सी की वैल्यू है और ये क्या है? एक्स एल की वैल्यू है। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? इस पे बराबर हो गए। दोनों क्या हो गए? अब जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपको पता है दोनों बराबर का डिफरेंस क्या आएगा? जीरो। और जब ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी तो जेड की वैल्यू क्या होगी? तो एट दिस कंडीशन, एट दिस कंडीशन एक्सएल इक्वल्स टू क्या हो गया? एक्सी। तो जो एक्सएल माइनस एक्सी का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? जीरो। सो आर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो जेड की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट आर स्क्वायर, बोले तो आर हो गया। और ये जेड क्या बन चुका है? मिनिमम। क्या बन चुका है? अब करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और सर्किट क्या बन जाएगा? रेजोनेंट सर्किट। क्या बन जाएगा? रेजोनेंट सर्किट। समझ गए? तो अगर आपको एलसीआर में रेजोनेंस करना हो यानी करंट को बढ़ाना है तो जेड को मिनिमम करो। जेड को मिनिमम कैसे कह सकता है? आर को आप छेड़ नहीं सकते। किसको छोड़ोगे? एक्सएल और एक्सी को। उसको अगर जीरो कर दिया, दोनों को जीरो, दोनों की वैल्यू को अगर दोनों का डिफरेंस अगर आप जीरो कर दो, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस अगर आप जीरो कर दो तो भैया ये जेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आर के बराबर हो जाएगी। और ये जेड क्या हो चुका है? मिनिमम हो चुका है। तो करंट कहां पहुंच जाएगा? और सर्किट कहां जाएगा? रेजोनेंस कंडीशन में जाएगा। नहीं, सर्किट में करंट की वैल्यू क्या हो चुकी है? मैक्सिमम हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए
कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलो भैया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले, हमें पता है भैया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब आती है तो एक्सएल और एक्सी क्या होते हैं, क्या होते हैं भैया, बराबर हो जाते हैं, तभी तो डिफरेंस क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, एल ओमेगा, एक्सी की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय में सी ओमेगा। इन दोनों ओमेगा को एक साथ में लिखो तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, और एल और सी को एक साथ में लिख दो, तो ये हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 बाय में अंडर रूट एल सी, सॉरी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 1 बाय में अंडर रूट एल सी। ओमेगा होता क्या है, 2 पाई एफ होता है, तो ये क्या होगा 1 बाय अंडर रूट एल सी, तो एफ क्या देगा 1 बाय में 2 पाई अंडर रूट एल सी। इसे कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्या कहते हैं इसे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पर ध्यान रखना, जब ये फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई करोगे, अगर आपने एसी की फ्रीक्वेंसी ये रखी है तो भैया उस केस में एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा, जेड की वैल्यू क्या होगी, आर के बराबर हो जाएगी, और करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, क्या आ जाएगी, और सर्किट कहां पहुंच जाएगा, रेजोनेंस कंडीशन में। सर्किट कहां पहुंच जाएगा, रेजोनेंस कंडीशन में। हाँ बोल, नहीं कोई नहीं, क्लास ले रहा हूं मैं, ठीक है ठीक है। तो एक्सएल एक्सी और ये समझ गए, तो ये जैसे ये फ्रीक्वेंसी आपने डाला तो ये बराबर हो जाएंगे, और ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, समझ गए। तो रेजोनेंस का मीनिंग क्या होता है, एलसीआर सर्किट में करंट कहां पहुंच जाए, मैक्सिमम पे। ये कब होता है, जब ये वाली फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हो या ये वाला ओमेगा अप्लाई करते हो, ठीक है भैया। उस केस में एक्सएल एक्सी के बराबर होगा, जेड आर के बराबर हो जाएगा, करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना आपको, कंडीशन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस की क्या कंडीशन है बताइए, पहले कंडीशन बता दीजिए भैया एक बार ये अपने, क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, 1 बाय में 2 पाई अंडर रूट एल सी। दूसरा ओमेगा क्या होना चाहिए, 1 बाय में अंडर रूट एल सी। तीसरा करंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। चौथा अपोजिशन क्या होनी चाहिए, जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आर के बराबर। पांचवा एक्सएल एक्सी के बराबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक्सएल बराबर में एक्सी। अब जब दोनों की अपोजिशन बराबर है, जब दो डिवाइस की अपोजिशन बराबर है तो उन पर पोटेंशियल भी क्या होता है, बराबर ही आता है, क्योंकि आप सीरीज पढ़ रहे हो। तो हमने क्या किया भैया, छठा एक्सएल में भी आई की मल्टीप्लाई कर दी, और एक्सी में भी आई की मल्टीप्लाई कर दी। एक्सएल इंटू में आई क्या होगा, वीएल, और एक्सी इंटू में आई क्या होगा, वीसी, यानी पोटेंशियल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये सारी की सारी कंडीशन किसकी है, एलसीआर रेजोनेंट सर्किट की। किसकी है, एलसीआर रेजोनेंस का मतलब क्या होता है भैया, करंट क्या हो गया है, मैक्सिमम हो चुका है, पीक पे पहुंच चुका है करंट, समझ गए। चलो ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। अब आते भैया पावर फैक्टर की बात करते हैं, तो क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर इसका दूसरा नाम है, पूरा नाम है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर, शॉर्टकट में क्यू फैक्टर बोलते हैं, नहीं तो उसका पूरा नाम क्या है, क्वालिटी फैक्टर है। होता क्या है, तो भैया देखिए क्वालिटी फैक्टर बताता है नेचर ऑफ रेजोनेंस। क्या बताता है, अगर क्यू फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेजोनेंस ज्यादा अच्छा हुआ है, और ज्यादा अच्छे रेजोनेंस में करंट का पीक क्या होता है, बहुत हाई होता है, करंट बहुत हाई वैल्यू पे अचीव कर लेता है। और अगर किसी सर्किट का क्वालिटी फैक्टर कम है तो रेजोनेंस तो हुआ है, लेकिन वहां पे करंट का पीक ज्यादा नहीं गया, ठीक है। तो क्यू फैक्टर बताता है क्वालिटी फैक्टर, और ये बताता है नेचर ऑफ रेजोनेंस को। क्या बताता है, नेचर, नेचर ऑफ रेजोनेंस, नेचर ऑफ रेजोनेंस को बताएगा कौन, क्वालिटी फैक्टर। इफ क्यू क्या है भैया, ज्यादा, तो भैया रेजोनेंस क्या होगा, क्या है यार, रेजोनेंस क्या होगा, गुड। और अगर क्यू की वैल्यू क्या होगी, कम,
तो रेजोनेंस क्या होगा, रेजोनेंस क्या होगा, बैड, अच्छा रेजोनेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है भैया। अब रेजोनेंस होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ, खैर अभी तो खैर मैं आपको बताता हूं। एक चीज देखिए, जिस डिवाइस का अपोजिशन जितना ज्यादा आता है, जितना ज्यादा होता है, उसके ऊपर पोटेंशियल भी क्या होता है, उतना ही ज्यादा आता है। जिस डिवाइस का अपोजिशन जितना ज्यादा होगा, उसके ऊपर पोटेंशियल भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि ये सबके सब किसमें लगे हैं, सीरीज में। और सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या करता है, यदि किसी के ऊपर ज्यादा पोटेंशियल आ गया तो बाकी के ऊपर क्या आएगा, कम आएगा पोटेंशियल। पहली बात क्या थी कि जिसका अपोजिशन ज्यादा उसके ऊपर पोटेंशियल ज्यादा। दूसरी बात थी कि सीरीज में पोटेंशियल क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर किसी के ऊपर ज्यादा पोटेंशियल आ गया तो बाकी के ऊपर क्या आएगा, कम आएगा। समझ गए भैया। यही तो फंडे से हम करने आ रहे हैं क्यू फैक्टर का फॉर्मूले के ड्राइव। ठीक है। तो भैया देखिए, हमें पता क्यू ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर नोट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, तभी हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अगर क्यू क्या रहेगा, ज्यादा, तो करंट क्या रहेगा, करंट क्या रहेगा, ज्यादा। और क्यू क्या रहेगा, ये तो लिख दिया ना। हाँ, ये रेजोनेंस, गुड रेजोनेंस में ही लिख देता हूं, करंट क्या होगा, ज्यादा। और अगर ये है तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम करंट। कौन सा करंट है ये, मैक्सिमम करंट। अगर क्यू ज्यादा रहेगा तो रेजोनेंस अच्छा माना जाएगा, और वहां पर मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, हाई पीक रहेगा। और अगर क्यू कम है तो रेजोनेंस क्या होगा, बैड होगा, और वहां पर जो मैक्सिमम करंट होगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। समझ गए। अब देखिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कह रहे भैया जो क्वालिटी फैक्टर है वो VL और VC। और एक बात ध्यान रखना, क्यू फैक्टर हमेशा क्या, किस कंडीशन में कैलकुलेट करते हैं, रिजोनेंस कंडीशन में। किसमें, रिजोनेंस कंडीशन। क्यू फैक्टर जब भी मैं बोलूंगा तो समझना सर्किट क्या है, रिजोनेंस में है। किसमें है, और रेजोनेंस में सर्किट की अपोजिशन क्या होती है, मिनिमम। अपोजिशन की वैल्यू क्या होती है, आर के, चैट की वैल्यू आर के बराबर होती है। ठीक है। करंट क्या होता है, मैक्सिमम। तो क्यू फैक्टर जब भी मैं निकालूंगा तो समझ जाना भैया सर्किट किसमें है, रेजोनेंस में। ठीक है। तो मैं एक्सप्रेशन कर रहा हूं, और आपको पता है भैया रेजोनेंस कंडीशन में ये भी पता है कि इंडक्टर के अक्रॉस का और कैपेसिटर के अक्रॉस का दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। अभी पीछे लिखा था ना, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर बराबर में पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। किसमें, रेजोनेंस कंडीशन में। तो मैंने लिखा क्यू फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टर का पोटेंशियल और कैपेसिटर का पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया, अच्छा इसका डायरेक्टली क्यों है, कोई बताएगा। क्यू फैक्टर जो है वो इंडक्टर के पोटेंशियल और कैपेसिटर के पोटेंशियल के डायरेक्टली क्यों है, दिमाग लगाओ और बताओ। मैंने अभी आपको क्या बोला कि तीनों किसमें लगे होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं। यदि किसी के ऊपर ज्यादा जाता है तो बाकी के ऊपर क्या होगा, कम आएगा। मैंने कहा अगर इंडक्टर के ऊपर या कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल ज्यादा जाएगा तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या होगा, कम आएगा। और रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल कम आने का मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कम है। और अगर सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है तो करंट क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ गए भैया। तो भैया अगर VL VC ज्यादा होगा, VL इंडक्टर या कैपेसिटर में पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, तो भैया VR क्या होगा, कम। और VR कम होगा तो R क्या होगा, कम। और R कम होगा तो करंट क्या होगा, ज्यादा। मैक्सिमम करंट क्या होगा, ज्यादा। क्योंकि रेजोनेंस की बात कर रहा हूं तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम में भी क्या होगा, ज्यादा। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए ये क्या होता है, क्यू फैक्टर VL और VC के क्या होता है, डायरेक्टली होती है। पहली इक्वेशन ये होगी। दूसरा आ रहा है क्यू फैक्टर इनवर्सली इक्वल टू VR। क्यों, क्योंकि भैया अगर VR के क्रॉस में ज्यादा पोटेंशियल आएगा तो इसका मतलब उसकी अपोजिशन क्या है, ज्यादा। पोटेंशियल किसके ऊपर ज्यादा आता है, जिसकी अपोजिशन क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर VR ज्यादा रहेगा तो क्यू फैक्टर कम हो जाएगा, क्यू फैक्टर कम हो जाएगा तो करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। करंट का पीक क्या होगा, कम हो जाएगा। तो मैंने कहा भैया VR के इनवर्सली है। VR के इनवर्सली क्यों होगा, क्योंकि अगर VR ज्यादा तो इसका मतलब R क्या है, ज्यादा। और R ज्यादा है तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या आएगी, तब।
इसीलिए क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर इसके इनवर्सली होता है। तो देन फॉर्मूला क्या होगा, ये सेकंड इक्वेशन होगी, ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दीजिए। तो क्या होगा, Q इज डायरेक्टली इक्वल टू VL अपॉन में VR, और Q इज डायरेक्टली इक्वल टू VC अपॉन में VR। क्योंकि आपको पता है दोनों फॉर्मूले, ये भी सही है, ये भी सही, क्यों? क्योंकि VL और VC की वैल्यू क्या है, सेम होती है। VL और VC की वैल्यू क्या होती है, तो नीचे तो सेम ही आ रहा है ना, तो ये भी पूरा ही सेम है ना। तो आप किसको लिख सकते हो, VL अपॉन में VR या VC अपॉन में VR। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, इसको K इक्वल्स टू, K नहीं लगा रहा, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ VL अपॉन में VR, और Q फैक्टर का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, VC अपॉन में। एक्चुअल में फाइनल रिजल्ट दोनों सेम निकलेगा, देखो कैसे, दोनों से जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो सेम निकलेगा। क्वालिटी फैक्टर निकाल रहे हैं तो ध्यान रखना कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस कंडीशन है। ठीक है, तो आप देखिए भैया, पहले मैं निकाल रहा हूं, इससे निकाल रहा हूं, इस वाले से। Q इक्वल्स टू VL अपॉन में, अच्छा VL क्या था, XLI, और VR का था RI। I से I क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्वालिटी फैक्टर। XL क्या होगा, ओमेगा L, XL क्या होता है, ओमेगा L, और R ऐसे लिख दीजिए। अच्छा, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं, क्वालिटी फैक्टर की बात कर रहे हैं, और क्वालिटी फैक्टर में सर्किट क्या होता है, रेजोनेंस होता है, क्या होता है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या लगाई है, ओमेगा। अच्छा, ओमेगा R की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट L C, अंडर रूट, और यहां पर क्या लगा दीजिए, L हो गया, और नीचे क्या हो गया, R हो गया। इसको फाइनली ऐसे लिखोगे आप, Q इक्वल्स टू में अंडर रूट L C, ऊपर आ गया L, और नीचे आ गया R, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे लिख दिया। अब इसको लिख दिया, ऊपर वाले L को हम लिखेंगे अंडर रूट L, अंडर रूट L लिख सकते हैं भैया, दो बार अंडर रूट L का मतलब L ही होता है। नीचे अंडर रूट L, अंडर रूट C, और R, ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो भैया ये क्या बन गया आपका, 1 में R अंडर रूट L अपॉन में C। ये हो गया आपका क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला आता है। अब देखो दूसरे से भी यही आएगा सेम, इससे भी यही आने वाला है। इससे क्वालिटी फैक्टर इक्वल्स टू VC अपॉन में VR होता है। VC क्या होगा, XCI, और VR क्या होगा, RI। I से I क्या होगा, कैंसिल हो गया। XC क्या होता है, 1 में C ओमेगा, ओमेगा क्या लिखना है, ओमेगा R, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन है R। तो Q इक्वल्स में क्या होगा, 1 में C, ओमेगा क्या होता है, 1 में अंडर रूट L LC, LC, और इसके साथ क्या होगा, R आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या लिखे भैया, देखिए ये R ऊपर हो जाएगा ना, ये R ऊपर चला गया। ठीक है, अभी इसको लिख दिया, R ऊपर नहीं आएगा, नीचे ही आएगा, वो सही है, नीचे ही आएगा। ये जाएगा 1 में C ओमेगा R इंटू में R, ये होगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, 1 में C को लिख दिया मैंने अंडर रूट C, अंडर रूट C, कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को। ओमेगा R को लिख दिया 1 में अंडर रूट L C, और ये R ऐसे लिख दीजिए, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट L अंडर रूट C, इसको ऊपर ले गया, अलग अलग में लिख दिया, और नीचे क्या है, अंडर रूट C अंडर रूट C इंटू में R। C से C क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो आपको क्वालिटी फैक्टर का फिर फॉर्मूला आ गया, 1 में R अंडर रूट L अपॉन में C। तो भैया दोनों से सेम ही आ रहा है ना, तो चाहिए आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, चाहिए आप इसमें। तो यहाँ पे लिखते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर टू दी पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर। ठीक है भैया, ये किसका रेशियो होता है, या तो आप इंडक्टर, यार क्या लिख दिया, इंडक्टर का पोटेंशियल, और या तो कैपेसिटर का पोटेंशियल लो टू दी पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर। ठीक है भैया, इसका रेशियो होता है। आप देखिए दो ग्राफ आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे, क्वेश्चन किसका पावर फैक्टर ज्यादा होगा,
ये ग्राफ है आपका, ये करंट है और ये फ्रीक्वेंसी है। पावर फैक्टर और या एंड लिख दो, एंड रेजिस्टेंस क्या हो जाता हूँ। तो भैया ये क्या है, दोनों का रेजोनेंस हो रखा है, जिस फ्रीक्वेंसी पे हुआ है, जिस फ्रीक्वेंसी पे हुआ है वो फ्रीक्वेंसी एरी, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, 1/√LC, या एफ क्या होगा 1/2π√। इसका क्वालिटी फैक्टर Q1 है, इसका क्वालिटी फैक्टर Q2 है। तो बताओ किसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, किसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, ए का या बी का, किसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, जिसके मैक्सिमम करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उसका क्वालिटी फैक्टर उतना ज्यादा होता भी बताया था मैंने। तो भैया ध्यान रखना सॉल्यूशन में कैसे करना है, क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली इक्वल क्या होता है, अच्छा क्वालिटी फैक्टर इससे ज्यादा होगा जिसका रेजोनेंस करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो करंट ऑफ ए, मैक्सिमम करंट ऑफ ए ग्रेटर देन मैक्सिमम करंट ऑफ बी। तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए जो होगा वो क्वालिटी फैक्टर ऑफ बी से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होता है, करंट ज्यादा है उसमें, तो देन रेजिस्टेंस क्या होगा, जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा उसका करंट ज्यादा, मतलब उसका रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या है आर ए, इसका रेजिस्टेंस क्या है आर बी। तो भैया क्वालिटी फैक्टर, इसका क्वालिटी फैक्टर क्या है क्यू ए, इसका क्या है क्यू बी। तो किसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है, जिसके मैक्सिमम करंट का पीक क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ए का पीक ज्यादा है तो ए का क्वालिटी फैक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है, करंट का पीक ज्यादा, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, कम होगा। बी का क्वालिटी फैक्टर कम है, करंट मैक्सिमम कम है, मतलब रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है भैया। और ये सब किस में कैलकुलेट होता है, रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, यानी टोटल अपोजिशन किसके बराबर होगी, रेजिस्टेंस के बराबर है। यार कैसे बच्चों यार, बड़े गधे हो। रेजोनेंस कंडीशन में टोटल अपोजिशन किसके बराबर होती है, रेजिस्टेंस के बराबर। किसके बराबर होती है, अब उसमें भी इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। ठीक है, बाकी दोनों रेजोनेंस एक ही फ्रीक्वेंसी, इसी फ्रीक्वेंसी पे तो रखे हैं दोनों, मैक्सिमम करंट रेजोनेंस हो रखा है। ठीक है, ये थोड़ा मैथमेटिकल चैप्टर है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास चार सर्किट है। एक है रजिस्टिव सर्किट, दूसरा है आपका इंडक्टिव सर्किट, तीसरा है आपका कैपेसिटिव सर्किट, और चौथा है आपका एलसीआर सर्किट। क्या है, तो इन तीनों केस में हमें पावर लॉस निकालना है, और ये तीनों डेरिवेशन बहुत ज्यादा, चारों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज 3 करा दूंगा, बाकी 4, बाकी एक जो है एलसीआर वो अगली क्लास में होगी, अगली क्लास में शायद चैप्टर भी खत्म हो जाए। ठीक है, तो भैया बात करता हूं डिसिपेशन ऑफ पावर, डिसिपेशन ऑफ पावर। पहला किसमें, रेजिस्टिव सर्किट, ये रजिस्टर है, ये अप्लाइड ईएमएफ है, तो मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। ईएमएफ की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा साइन ओमेगा टी क्यों लगाया, क्योंकि भैया रजिस्टिव सर्किट में करंट और ईएमएफ दोनों का फेस क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट इंस्टेंट पावर क्या होगी, डी एच अपॉन में डी टी होती है, या पावर का एक और फॉर्मूला होता है आई वी होता है, या फिर नॉर्मली आप आई ई भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, आई वी की जगह पे मैं ई यूज कर रहा हूं। ठीक है भैया, तो डी एच क्या होगा, आई ई इंटू में क्या होगा डी टी। तो डी एच, आई की वैल्यू कितनी रखी भैया, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई की वैल्यू क्या रखी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पे क्या होगा डी टी। हो गया, सबकी वैल्यू लिख दी। तो अब आएगा आपका डी एच, तो डी एच क्या हो जाएगा, आई नॉट ई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में डी टी। ठीक है भैया, देखिए इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं इसके बाद इंटीग्रेट करने जा रहा हूं।
लेकिन साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बराबर में 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो डीएच क्या हो जाएगा, अच्छा इस 2 को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट टू, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आई नॉट अपॉन में अंडर रूट 2 लिख दिया, ई नॉट अपॉन में अंडर रूट 2 लिख दिया। ये क्या होता है, आई नॉट अपॉन में अंडर रूट 2, ई नॉट अपॉन में अंडर, ई आर एम एस, आई आर एम एस। और इसके यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, बाहर क्या लिख दिया, डी टी। तो ये हो जाएगा डी एच इक्वल्स टू में, ये क्या हुआ, आई आर एम एस, और ये क्या हो गया, ई आर एम एस। और एक ये डी टी की मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या होगा, डी टी, और इसमें करो तो माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। ये हो गया उस इंस्टेंट पर जो हीट जनरेट हुई, वो हो गया। मुझे टोटल हीट निकालनी है, क्या कहा, नाउ टोटल हीट इन अ साइकिल। एक साइकिल में कितने हो गई, साइकिल का टाइम क्या होता है, 0 से लेकर टी। तो डीएच को इंटीग्रेट करो क्या आएगा, एच आएगा, और आई आर एम एस, ई आर एम एस कॉन्स्टेंट वैल्यू से बाहर निकाल दो। अब इंटीग्रेट हम किसको करने आ रहे हैं, डी को। कहां से कर रहे हैं, 0 से लेकर टी के इंटरवल में। और यहां पर किसको करेंगे, कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, 0 से लेकर टी के इंटरवल में। आपको बता दूं मैंने इस इंटरवल में साइन और कॉस की वैल्यू क्या लिखा रखी है, 0। ठीक है, तो एच क्या हो जाएगा आपका, आई आर एम एस, ई आर एम एस, और ये क्या होगा, स्मॉल टी। लिमिट लगी 0 से लेकर टी है, तो 0 हो चुका है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आई आर एम एस, ई आर एम एस, अगर अपर लिमिट है टी और लोअर लिमिट 0 है तो केवल अपर लिमिट लिखी जाती है, केवल टी आ गया। तो ये क्या आ गया, हीट आ गया। साइकिल में हमें क्या निकालनी है, पावर निकालनी। पावर क्या होता है ध्यान, पावर होता है हीट अपॉन में टाइम। हीट कितनी है, आई आर एम एस, ई आर एम एस इंटू में टी अपॉन में टी, टी से टी कैंसिल होगा तो क्या हुआ, आई आर एम एस, ई आर एम एस। ये आ गया आपका पावर का फॉर्मूला। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ये हो गया आपका पावर का फॉर्मूला। ठीक है भैया, किसमें, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली। अब हम निकाल रहे हैं पावर इन कैपेसिटिव सर्किट, डिसिपेशन ऑफ पावर, डिसिपेशन ऑफ पावर। अरे वो तो लिख रखा है ना मैंने। दूसरा क्या है, कैपेसिटिव सर्किट। क्या है, कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट में अगर आपको याद होगा तो ये तो हो गया अपना सर्किट डायग्राम, कैपेसिटर। और ये हो गया आपका ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ क्या था, ई इक्वल्स में ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट क्या था, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। सुपर कहीं के साइन ओमेगा टी हर जगह थोड़ने लगता है। कैपेसिटिव सर्किट में ईएमएफ ये अप्लाई करोगे तो करंट क्या होगा, 90 डिग्री आगे चलता है, लिखवा रखा है मैंने वहां। अब आया है ना, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर जो पावर निकलेगी होगी डी एच अपॉन में डी टी। और पावर क्या होता है, आई ई, तो डी एच क्या होगा, आई ई डी टी। डी एच क्या हो जाएगा आपका, आई की वैल्यू क्या, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ई की वैल्यू क्या, ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में क्या हुआ, डी टी। और डी एच इक्वल्स में क्या हुआ, आई नॉट, ई नॉट को साथ में लिखो, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी को साथ में लिखोगे, और ये डी टी आ गया। अब हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया, 2 से, इसका एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बराबर में साइन 2 ओमेगा टी होता है। ठीक है, ये हो गया। तो भैया इसको लिखिए डी एच इक्वल्स में क्या हो जाएगा, डी एच देखिए, आई को क्या लिखोगे, आई अपॉन में रूट 2, ई को क्या लिखोगे, ई नॉट अपॉन में रूट 2, और इसको क्या लिख दिया, तो साइन 2 ओमेगा टी इंटू में क्या हुआ, डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग वो साइड, टोटल हीट निकालनी है, टोटल हीट इन अ कंप्लीट साइकिल, टोटल हीट इन अ कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल बोलते 0 से लेके टी, है ना। तो डीएच का क्या होगा, एच।
आई आर एम एस, ई आर एम एस, इसको इंटीग्रेट करो, जीरो से लेकर टी के इंटरवल में किसको कर रहे हो, साइन टू ओमेगा टी को क्या कर रहे हो, और आपको पहले सिखा रखा है मैंने ये क्या होता है, जीरो हो गया, तो हीट क्या निकल रही है यहाँ पे, जीरो, एंड पावर क्या होगी, हीट अपॉन में टाइम, यानी जीरो अपॉन में टी, वो भी क्या आ गया, जीरो। तो भैया किसी प्रकार का कोई भी पावर का लॉस नहीं होता, हीट का लॉस नहीं होता, किसमें, कैपेसिटिव सर्किट में। ठीक है, इस करंट को हम कहते हैं भैया, इस करंट को वाटलेस करंट, क्या कहते हैं, वाटलेस करंट। ठीक है, और यहां पर आपको बता रखा है करंट और ईएमएफ दोनों के बीच में फिर डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री का, बताया था नहीं बताया था। ठीक है, और इसे वाटलेस सर्किट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वाटलेस सर्किट। अगर मैं बोलूंगा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, कैसा सर्किट है, वाटलेस सर्किट, वहां पर कोई पावर का लॉस नहीं होता, और करंट कैसा है, वाटलेस करंट। इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट में सर्किट डायग्राम क्या था, ये रहा इंडक्टर, ये रहा अप्लाइड ईएमएफ, एल इंडक्टर है, ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, केतन करंट क्या होगा, इधर आ जा, नब्बे डिग्री फेस पीछे चलता है, पढ़ाई नहीं है तूने, तू इधर पापा कर लो, चुप जा, तेरे पापा कॉल करता हूँ, माँ कसम। अरे यार पढ़ लो, एडवाइस भी किया था, मैसेज छोड़ देता हूँ। छोड़ दिया, एक जवाब तूने गलत सही नहीं दिया, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट पावर क्या होगी, डीपी, वो क्या होगी, डीएच अपॉन में डीटी के बराबर होगी, और क्या होगा, ई आई के बराबर होगा, तो डीएच क्या होगा, ई आई टी। अब देखिए डीएच, ई की वैल्यू कितनी है भैया, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या है, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये क्या हुआ डी टी। ठीक है, तो डीएच क्या हो जाएगा आपका, ई नॉट आई नॉट माइनस लगा लीजिए, और क्या होगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और क्या होगा डी टी। अब मैंने क्या किया, दो से मल्टीप्लाई किया और दो से डिवाइड कर दिया, दो से मल्टीप्लाई किया और दो से डिवाइड कर दिया, ये वही फॉर्मूला बन गया आपका। तो डीएच इक्वल्स में क्या हुआ, इसको क्या लिखूंगा, ई आर एम एस आई आर एम एस माइनस, और ये क्या होगा, साइन टू ओमेगा टी डी। ठीक है, टोटल हीट निकालो, क्या निकालो, टोटल हीट इन अ साइकिल, टोटल हीट इन अ साइकिल, यानी जीरो से लेकर टी के इंटरवल में निकालना। ठीक है, कुल हीट निकालना, तो कुल हीट क्या होगी, ठीक है, क्या होगा, डीएच का क्या होगा, एच आई आर एम एस, ई आर एम एस बाहर निकाल दो, आई आर एम एस, और इधर क्या होगा, साइन टू ओमेगा टी, जीरो से टी के इंटरवल में क्या होता है भैया, जीरो, तो फिर हीट क्या होगी, जीरो, एंड पावर क्या होगी, फिर जीरो। ये कैसा है, वाटलेस सर्किट, क्या है, सर्किट, और ये कौन सा करंट है, वाटलेस करंट। ठीक है भैया, तो ये था, अब हमारा बचा एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट के बारे में बता दूं भैया, एलसीआर, एलसीआर में दो दो कंडीशन होती है, दो सिचुएशन हो सकती है। अगर आपका कैपेसिटर का इफेक्ट ज्यादा है एलसीआर में, तो करंट आपका लीड करेगा, कितने से, फाई से, फाई की वैल्यू क्या होती है, वीएल माइनस वीसी अपॉन में वीआर। और अगर आपका इंडक्टर का इफेक्ट ज्यादा है, तो करंट आपका लैग करेगा, कितना लैग करेगा, फाई, फाई की वैल्यू क्या होगी, वीएल माइनस वीसी अपॉन में वीआर, tan फाई, tan फाई इक्वल्स टू वीएल माइनस वीसी अपॉन वीआर। इसको दो बार रिकॉर्डिंग को देख लेना, क्योंकि इनमें से एक पक्का डेरिवेशन आएगी बोर्ड में, मैं बता दे रहा हूँ, हाँ बोर्ड में पक्की एक डेरिवेशन आएगी। ठीक है भैया,
आज के लिए इतने, मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।